हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 28 जुलाई 2013 का ईबीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। हाँ, एक बात और, आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य, देखिए, जो भी पर्यावरण का पाठ्य पुस्तक है उसमें एक खंड शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसे एक खंड बना के लिखा रहता है करके देखो। क्या लिखा रहता है? करके देखो। जो आप तीसरा से लेकर 5वां क्लास के पर्यावरण अध्ययन का बुक है उसमें देखिएगा तो ऐसा एक खंड बनाया होगा जिसमें लिखा होगा करके देखो। इसका क्या मतलब उद्देश्य है? ठीक है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना नहीं। करके देखने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शिक्षार्थियों को हम लोग व्यस्त रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधार, वैज्ञानिक शब्दावली और परिभाषाओं सिखाना। देखिए, परिभाषा, शब्दावली हम लोग कभी इस पे जोर नहीं देते हैं, याद करने पे जोर नहीं देते हैं, दोहराने पे जोर नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चा करके सीखेगा तो उसको क्या होगा? हस्तपरक अनुभव, हाथ से करके सीखेगा तो हस्तपरक अनुभव उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्तकार क्या होता है? असाइनमेंट होता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, ठीक है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। देखिए, असाइनमेंट देने से मतलब क्या बोलते हैं, अनुशासन तो बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, समय का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित करना ये भी नहीं होगा। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, मतलब देखिए, आप असाइनमेंट दे रहे हैं पाठ को दोहराने के लिए कि लड़का असाइनमेंट बनाएगा तो पाठ भी दोहरा लेगा, नहीं। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। क्या? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो देखते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना। देखिए, आप चिड़ियाघर में ले जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक क्या कर रहा है कि चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन कर रहा है, तो अभिभावक को संतुष्टि के लिए नहीं, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए नहीं, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता में बदलाव, ये भी नहीं होगा, विद्यार्थियों में सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब विद्यार्थियों को ले जा रहे हैं कहाँ? चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? क्रिएटिविटी सोचेगा। मान लीजिए स्कूल क्लास में उसको बाघ के बारे में पढ़ाया गया है और चिड़ियाघर में जा रहा है तो बाघ को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो उसके बारे में समझेगा कि हाँ, बाघ भी होता है। आप किताबों में पढ़ा रहे हैं और उसको वो नहीं देख पाएगा वो चीज को, तो ऐसे ही दिमाग में बना रहेगा कि हाँ, बाघ होता है या नहीं होता है, और उसका एक सक्रिय अधिगम मतलब क्रिएटिविटी बढ़ेगा और सीखने का अनुभव भी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो किसी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो चिड़ियाघर ले जाइएगा तो वो भी चीज बच्चा देखेगा, तो उसको क्या किया जा रहा है? उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है। जो किताब में बातें बताई हुई है
उसको आप वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्या है, उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसे बच्चे के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, इसे शिक्षार्थियों में विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने का योग बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज और जिम्मेदारी सदस्य के रूप में बढ़ाने में योग बनाना चाहिए, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने का योग बनाना चाहिए। तो देखिए, जिस क्वेश्चन में नहीं पूछता है, क्या जिस क्वेश्चन में नहीं पूछता है उसमें एक ही गलत होता है, बाकी 3 के 3 सही होते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में है पूछता है उसमें एक सही होते हैं, 3 गलत होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग आपको अभी बताया था कि कभी भी विद्यार्थी को शब्दावली और परिभाषाओं याद करने दोहराने के लिए योग नहीं बनाते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार अभ्यासों पर प्रश्न करने का योग बनाना, ठीक बात है। एक समाज में जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ाने के लिए योग बनाना, ये भी ठीक बात है। सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने का योग बनाना, यह भी ठीक बात है। लेकिन शब्दावली और परिभाषा याद करने के लिए योग बनाना, इसके लिए तो हम लोग कभी भी पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य के प्रति अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, देखिए वो क्या करना चाहती है, बल देना चाहती है क्लास में गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता वगैरह पर, मान लीजिए भाषण टाइप का कुछ बल दे रही है कि आप लोग इसके बारे में कुछ बताइए। तो बोल रहा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, माने शायरी वगैरह लिखने के लिए कहना नहीं। सामाजिक मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना, यह भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए करना, यह भी नहीं होगा। ठीक है, कहना यह भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए समूह परियोजना लेने के लिए कहना, यह होगा। आप किसी चीज पर बल दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पर स्लोगन लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है, व्याख्या देने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उस पर आप जानकारी एकत्र कीजिए, उस पर विश्लेषण कीजिए, समूह में परियोजना कीजिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। देखिए फिर यहाँ पे नहीं दे दिया, नहीं दिया है तो 3 गो सही होगा, 1 गो गलत होगा। कितना सही होगा, 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो देखिए ऑप्शन 1 में दे रहा है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम बोले हैं कि नहीं दिया है तो 1 गलती होगा, 3 सही होगा। देखिए हम लोग कभी भी रचनात्मक आकलन किस लिए बच्चों का करते हैं कि जो उसके अंदर जो खाली जगह है, जैसे रिक्तियां, अधिगम सीखने की रिक्तियां, माने अधिगम माने क्या होता है, सीखना, सीखने की रिक्तियां मतलब सीखने में जो भी खाली जगह है, जैसे मान लो बच्चों को जोड़ नहीं आ रहा है तो हम रचनात्मक आकलन करेंगे तो जोड़ देंगे। मैथ का पेपर लेंगे तो उसमें जोड़ देंगे, बच्चा जोड़ नहीं कर पा रहा है तो हम लोग देखेंगे ना कि हाँ बच्चा जोड़ नहीं कर पा रहा है तो उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो अधिगम की रिक्तियों की पहचान करना, कमियों की पहचान करना, सीखने को बढ़ाने में। लेकिन आप रचनात्मक आकलन कर रहे हैं ग्रेडिंग के लिए, फर्स्ट ग्रेड आगे बैठेगा, सेकेंड ग्रेड उसके पीछे, थर्ड ग्रेड उसके पीछे, फेल पीछे। इसलिए
ग्रेडिंग के लिए नहीं करते हैं। रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग बच्चा मेरे पास बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेडिंग के लिए हम लोग कभी भी रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं। ग्रेडिंग, रैंकिंग, ये सब के लिए कभी भी हम लोग रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं। आप फर्स्ट सेकंड के लिए एग्जाम लेते हैं, हम लोग एग्जाम किस लिए लेते हैं? बच्चों के अंदर कमियों को ढूंढने के लिए कि कमी क्या रह गया, उसको सुधार किया जाए, उसकी अधगम की रिक्तियों की पहचान करने के लिए, इसलिए हम लोग रचनात्मक आकलन करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम लोग रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बोले है ना, जिस नहीं पूछता है तो एक गलत 3 सही होता है, तो ये तीनों के तीनों सही हैं और ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ठीक है, खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांध का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्ती एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना। पूछ रहा है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? अब आप बताइए। खुदाई करेंगे तो सही बात है, जंगल का विनाश हो जाएगा। बांध का निर्माण करेंगे तो इसमें भी जंगल का विनाश होगा, गायब हो जाएगा, जंगल गायब हो जाएगा। बांध बनाने लगिएगा तो जंगल काट के ही बांध बनाइएगा ना। खुदाई कीजिएगा, पूरा जमीन खोदने लगिएगा तो पेड़ पौधे ऐसे भी काटना पड़ेगा। पूरा खुदाई कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, उससे भी जंगल गायब हो सकता है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। देखिए, जड़ी बूटी और पत्तियों इकट्ठा करने से तो जंगल गायब कभी नहीं होगा। बांस की टोकरी बुनना, इससे भी जंगल गायब नहीं होगा। गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना, पत्ता जो गिर गया है पेड़ से उससे आप पत्तल बना रहे हैं, तो क्या उससे जंगल गायब होगा? नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी किस में दिया? ऑप्शन 3 में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? ए और बी, खानों का उत्खनन और बांध का निर्माण, इसी से जंगल गायब हो सकता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? जो जंगल गायब होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जिम्मेदार कौन कौन है? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा और टीन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो देखिए, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, कांसा जो होता है तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। गोलकुंडा के किला में क्या पाया गया था? जो तोप था वो कांसा से बना हुआ था। तो ए भी सही होगा और बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। देखिए, बी और सी किस में दिया है? बी और सी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? गांधी धाम। गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर में यात्रा का दिशाएं क्या होगी? तो पहले आप एक भारत का नक्शा आप देखे होंगे हम। ठीक है, तो आप ऐसा एक भारत का नक्शा देखे होंगे। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये किसका होता है? गुजरात का होता है। किसका होता है? गुजरात का होता है। ठीक है, गुजरात के बगल में यहाँ पे मध्य प्रदेश है। क्या है? एमपी है। ठीक है, एमपी है। एमपी के जस्ट नीचे यहाँ पे तेलंगाना है, हैदराबाद। ठीक है, दक्षिण भारत में। तो आप लोग सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप ये बना लीजिएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए, गुजरात में कोई व्यक्ति है, यहाँ पे है कोई व्यक्ति, तो उसको जाना है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश। गुजरात यानी गांधी धाम में रहने वाला है, कहाँ जा रहा है? भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये वाला फिगर आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखिए, उसको एमपी जाना है, यानी किधर जाना है? पूर्व में जाना है। पूर्व, ये क्या है? गुजरात से पूर्व है, तो पूर्व में पहुंचा यहाँ पे। उसके बाद नीचे हैदराबाद है,
तो हैदराबाद जाना है तो मध्य प्रदेश के नीचे क्या है, तो देखिए ये दक्षिण है, तो ये फिर वो दक्षिण में जा रहा है, तो पहले कहाँ जा रहा है, पहले पूर्व में जा रहा है फिर दक्षिण में जा रहा है। तो देखिए कहाँ दिया है, पहले दक्षिण, नहीं गलत, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच वास्तविक दूरी क्या है। तो कुछ नहीं करना है, 15 से 110 में गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1650। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलोमीटर में यहाँ दिया 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.65 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, क्या है, एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नेपाल का। आप लोग को पता है ना, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। किससे, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, नीचे दिए गए कर्तव्य यानी उत्तरदायी का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो ना चल पाए उसे रोकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, माउंटेनिंग के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपरोक्त में से चयन कीजिए। ठीक है, चयन करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ठीक है, ये सही बात है, जो भी ग्रुप लीडर होता है वो सामान उठाने में मदद करता है। पूरे ग्रुप के आगे चले ताकि ग्रुप पीछे चले, नहीं ये नहीं होता है, आप ग्रुप को आगे नहीं चलना। मान लीजिए आप ग्रुप में आगे चल रहे हैं, पीछे किसी का तबीयत खराब हो गया, चाहे कुछ हो गया, वो चल नहीं पाए, वहीं पे रुक गया, तो मालूम चलेगा बर्फ में ही फ्रीज हो जाएगा। आपको पीछे चलना है, पीछे चलना है और देखना है जो भी नहीं चल पा रहा है उसका मदद करना है और उसको भी साथ साथ लेकर चलना है। इसलिए ग्रुप के आगे नहीं चलना है, ग्रुप के क्या चलना है, ग्रुप के पीछे पीछे चले। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पूरे ग्रुप के आगे चलना है ताकि ग्रुप पीछे चले, नहीं आपको पीछे चलना है, ग्रुप को आगे चलना है। ठीक है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये होगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी होगा। तो इसका क्या नहीं हो रहा है, बी नहीं हो रहा है और सी नहीं हो रहा है। ठीक है, एडीई, एडीई कहाँ दिया हुआ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एडीई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एडीई। क्या हो जाएगा, एडीई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे। कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है, तो ये किसका लक्षण होता है, मलेरिया का लक्षण होता है। आपको कपकपी होगा, बुखार लग जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा, पसीना चक्कर वगैरह आने लगेगा, ये सब किसका लक्षण है, तो मलेरिया का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, अल ब्रूनी कौन थे। ठीक है, वह एक यात्री था
जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की? नहीं, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिन्होंने हमारे देश पर लगभग 40 वर्ष शासन किया। नहीं, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाजारों का अध्ययन करने आया था। यह भी नहीं होगा। वह एक उज्बेकिस्तान का यात्री था। हाँ, उसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अल-बुरूनी कौन थे? वो एक उज्बेकिस्तान के यात्री थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें हमारे देश के इतिहास के बारे में क्या है जानने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस से देखते हैं? केवल लाल रंग से? नहीं, हरे रंग से। केवल काली और सफेद रंग से ही देख पाते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, रात में जगने वाला जानवर को क्या दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद ही दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सही बात है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होता है? नहीं, बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी पूरे झुंड का नेता होती है, ये बात सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? नहीं, 15-16 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी। देखिए, केवल हथनियां 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं और झुंड का मुखिया कौन होता है? बुजुर्ग हथनी होती है। तो ए और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच कुछ पतला पाउडर जैसा रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं? वर्तिकाग्र, क्या है? पराकोश, पराग, मूलांकुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पराग। देखिए, जो फूलों के बीच में जो ऐसे पाउडर टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको पराग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपके रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते मिलेंगे? ठीक है, माने अहमदाबाद स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहां पे कौन सा चीज मिलेगा? ठीक है, पूरी, साग तथा ठंडा दूध नहीं। ढोकला, चटनी, नींबू वाला चावल मिलता है। छोले भटूरे तथा लस्सी ये नहीं मिलता है। इडली, चटनी और बड़ा चटनी ये भी नहीं मिलता। वहां पे क्या मिलता है? ढोकला, चटनी, नींबू वाला चावल मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ढोकला, चटनी, नींबू वाला चावल। आप ढोकला से याद रखिएगा, ज्यादा आप सुनेंगे अहमदाबाद के तरफ ढोकला वोकला लोग खाता है, तो वही है, ढोकला, चटनी, नींबू वाला चावल वहां पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? देखिए, एक जो चिड़िया जो होता है, ठीक है, उसका आंख एक इधर होता है और एक आंख उस साइड होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि जो इसका पुतली होता है ना, ये हम लोग की तरह घूम नहीं पाता है, स्थिर रहता है। ये जो आंख का पुतली होता है वो घूमता नहीं है, वो स्थिर रहता है। तो ये सब घूमता नहीं है, तो ये सब गर्दन इसलिए हिलाते हैं, इधर उधर गर्दन इसलिए हिलाते हैं कि अगल बगल से देखते रहते हैं कोई हम पे खतरा तो नहीं है ना। तो इसलिए ये पक्षी अपना बहुत ज्यादा गर्दन हिलाते हैं। किस लिए गर्दन हिलाते हैं? पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए ये गर्दन हिलाते हैं। किस लिए गर्दन हिलाते हैं? इनकी आंख घूम नहीं सकती है, इसलिए ये गर्दन हिलाते हैं। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, इसलिए नहीं उड़ नहीं सक, ये सब नहीं होगा। पक्षियों की आंख छोटी, उनके आंख क्या है? घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन को हिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी
को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तीदार सब्जी, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, टमाटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंवला, हरे पत्तीदार सब्जी, गुड़। देखिए, आपको अगर खून की कमी हो, हेमोग्लोबिन की कमी हो, तो आंवला, हरे पत्तीदार सब्जी और गुड़ खाना चाहिए। ये कौन सा बीमारी है? अनेमिया। अनेमिया जब हो जाता है तो लोग क्या खाता है? आंवला, हरे पत्तीदार सब्जी, गुड़, खून की कमी के कारण ये सब खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। जो एनसीएफ 2005 किसका वकालत करता है? ये भी याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। किसका वकालत करता है? समावेशी शिक्षा का। एनसीएफ 2005 ये भी बोलता था, इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, ये भी कहता था कि आप बच्चों को जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़िए, तब बच्चा और ज्यादा समझेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या का आवश्यकता के अनुरूप क्या है? नहीं है। देखिए फिर क्या दिया है? नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन में एक गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या दे रहा है? उन्हें शिक्षार्थियों की मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार के प्रति सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो अन्य ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए हम लोग प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, हम लोग उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं कि वो जाएगा काम करेगा बहुत अच्छा से, इसलिए उसको पढ़ा रहे हैं, नहीं, उसको हम लोग पढ़ा किस लिए रहे हैं? काम के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है? उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ये 3 सभी के तीनों सही हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। ठीक है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए नहीं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए नहीं, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। हाँ, यही होगा। देखिए फिर यहाँ पे दिया है तकनीकी शब्दावली की सटीकता परिभाषाओं उपलब्ध कराने के लिए नहीं। देखिए शब्दावली, परिभाषा याद करना, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब रॉन्ग निगेटिव वर्ड है। ये जब भी दिखे तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है, अगर निगेटिव यहाँ पर दिया हो, नहीं बोल के दिया हो, तब ये सब आप ऑप्शन राइट होंगे, लेकिन जब नहीं दिया हो तो सही वर्ड ही ढूंढ के आंसर मारे। देखिए चिंतन कौशल का विकास होगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी में क्या दिया है? चिंतन कौशल का विकास,
विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। उस बच्चे का चिंतन कौशल का विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए, उद्देश्य जब नहीं है तो हमको एक गलत होगा, बाकी सारे के सारे सही होंगे, ठीक है। अब देखिए, कहानी और कविता किस लिए होता है, कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए, सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, तो ये तो सही है, ठीक है। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी सही है। नित्य और एकारस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ठीक है। क्या बोल रहा है, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए। यही क्वेश्चन गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम लोग कहानी कविताओं किस लिए करते हैं, कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए, सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, क्या विषय में रुचि विकास करने के लिए, बच्चा ध्यान से पढ़ेगा। लेकिन मजा और आनंद के लिए हम लोग कहानी कविता का यूज नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। देखिए, फिर यहाँ पे नहीं दे दिया, तो नहीं देता है तो आपको मैं क्या बोला हूं कि 3 सही हो गए, 1 गलत होंगे। देखिए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं दिया है तो यही हो जाएगा। फिर भी हम पढ़ेंगे। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने का लिए मूल बढ़ावा देता है, ये सही बात है। यह विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देता है, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए, परिभाषाओं पर अधिक बल देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं करता है, ठीक है। निगेटिव पूछ रहा है, जब जैसे ही निगेटिव पूछे तो उसमें 3 सही होते हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। लेकिन ये क्या है, गलत है, हमको गलत ही ढूंढ के बताना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, नौवीं कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जानवर हमारे साथी हैं, कोई प्रकरण पढ़ा रही है, उसको और रोचक बनाना चाहती है, कैसे बना सकती है, ठीक है। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्र को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्र श्याम पट पर बनाना, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। हाँ, आप मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज कीजिए, मोबाइल लैपटॉप का यूज कीजिए, जिससे बच्चे और सीखेंगे। आप देखिएगा, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं होगा। आप कोई फिल्म आप देख लीजिए, उसको 10 दिन के बाद भी हम पूछेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे इंद्रिया टच हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सभी इंद्रिया टच कर रहा है, सभी इंद्रिया शामिल हो रहा है, तो आप उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वो याद हो जाता है। तो आप उसके आधारित, उस पे आधारित, जानवरों पे आधारित, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो जाता है, क्या क्या नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पर दिखाता है, वैसे आप फिल्म दिखाइए, तो उससे क्या होगा, बच्चा याद हो जाएगा, जानवर हमारे साथी कैसे हैं, वो बहुत अच्छी तरीका से याद कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, क्या दिया है, एक खंड देखिएगा, क्लास 5 का जो पर्यावरण अध्ययन का बुक है उसमें लास्ट में एक देता है, खंड शामिल किया है, उसमें लिखा हुआ है हम क्या समझें, ठीक है। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के
रूप में आकलन नहीं किया गया। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। यह आकलन में शिक्षार्थियों को सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। सही बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसमें पूछता है कि हम क्या समझें, और लास्ट में मान लीजिए जैसे बोलेगा कि आप क्या समझें, मच्छर से कौन कौन बीमारी होता है और मच्छर का प्रजनन कैसे होता है, आप इसके रोकथाम के लिए क्या करेंगे। बच्चों से आप पूछ सकते हैं। अगर आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चा बोलेगा पानी जमा नहीं होने देंगे, कूलर का सफाई करेंगे, जहां पानी जमा रहेगा उस पे तेल का छिड़काव करेंगे। तो शिक्षक को क्या होगा, शिक्षक तो ये समझ लेगा कि हाँ शिक्षार्थी मेरा बच्चा कैसे सीख रहा है। तो इसलिए इस खंड को शामिल किया गया कि हम क्या समझे। किस लिए शामिल किया गया है, शिक्षार्थी क्या शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, शिक्षार्थी कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम में खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधि की व्यवस्था करता है। फर्स्ट, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्याम पट पर उसी प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ के चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थ के उदाहरण देता है। प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोत से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उपयुक्त 4 गतिविधि में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो मुद्दा बताया जा रहा है उस पे आप क्या करें, संबंधित जानकारी एकत्रित करें। ठीक है, क्या करना है, संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। शिक्षार्थियों से कहते हैं कि सभी संभावित स्रोतों से क्या करें, संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उपयुक्त 4 गतिविधि में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, कक्षा 4 के शिक्षार्थी को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधि को करने के लिए योजना बनाती है। ठीक है, निम्न प्रस्तावित गतिविधि में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, सार्थक नहीं पूछ रहा है। ठीक है, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरण से संकल्पनाओं की व्याख्या करना, संकल्पनाओं को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, मोबाइल लैपटॉप वगैरह का। तो ठीक है, ये तो बात सही है। व्याख्या भी कीजिएगा तो ठीक है। हवा हमारे सब जगह है, हवा सब जगह प्रकरण पढ़ा रहा है तो आप मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज कर लिए। ठीक है, व्याख्या का यूज कर लिए, ये भी ठीक है। प्रश्न भी संबंधित प्रश्न भी पूछ रहे हैं प्रकरण के संबंधित, लेकिन आप क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले जाइएगा बच्चों को, क्षेत्र भ्रमण में। तो वो तो क्या होता है, वास्तविक जीवन को जोड़ना होता है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र भ्रमण से हवा हमारे सब जगह, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।